मधुलिमी जी ने डॉक्टर अंबेडकर एक चिंतन किताब लिख करके एक बहुत बड़ा काम किया है। ये दौर ऐसा है जहां पर समाजवादी, अंबेडकरवादी, गांधीवादी, मार्क्सवादी और भी जो लोग हैं उन सब लोगों को अपनी अपनी जो भी असहमतियां हैं उनको थोड़ा स्थगित करते हुए एक साथ जो भी साझे मिलन बिंदु हैं उनको सोच करके आगे बढ़ने की जरूरत है। लिमी जी की खासियत ये है कि वो न केवल डॉक्टर अंबेडकर के पूरे विचारों को निरपेक्ष भाव से विवेचना करते हैं, बल्कि उसमें समाजवादी धारा के नेताओं, कार्यकर्ताओं, आंदोलनों का क्या हस्तक्षेप है और क्या हस्तक्षेप नहीं हुआ, उस बात को भी वो आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि अंबेडकर युग का कुछ भक्ति काल चल रहा है, जहां पर पूरे भक्ति भाव में ही सब लोग हैं। तो गमछा लगाया और जयकारा किया और बस उतना ही। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष पंडित रामकिशन जी, प्रोफेसर अजीत झा जी, निष्कांत कोलगे जी, डॉक्टर सुनीलम जी, अली अनवर जी, संदीप जी, विजय प्रताप जी और तमाम साथियों, तीन महत्वपूर्ण अवसर है आज। 1 मई है, मजदूर दिवस मना रहे हैं सब लोग, उसकी सबको बधाई। बुद्ध पूर्णिमा है, उसकी भी बधाई। और मधुलिमी जी की 103वीं जयंती है, तो वो भी एक मुबारक अवसर है, उसकी भी बधाई आप सब लोगों को। और बहुत धन्यवाद कि समाजवादी नजरिए से वंचित बहुसंख्यकों के सशक्तिकरण की बात पर ये हम सब लोग इकट्ठा हुए। वंचित बहुसंख्यकों शब्द देख करके ही मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी तक हम बहुसंख्यक की अवधारणा में जब जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम की बाइनरी वाले बहुसंख्यक वाली बात कहते हैं, लेकिन ये जो वंचितों की बड़ी संख्या, एक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पंडित रामकिशन जी को मैं यहाँ देख रहा हूँ। हम छात्र राजनीति में जब थे तब वो समता पार्टी के अध्यक्ष थे प्रदेश में, हमारे राजस्थान में, और मैं उनसे 96 में जाकर के मिलने गया उनसे। और एक बार मैंने अपने जिले में उनका एक आयोजन किया। मैंने संजय जी को भी बताया कि कैसे पंडित जी को हम भीलवाड़ा में ले गए थे और उनकी बातचीत करवाई। तो 96 में भी वो उतने ही चेतना के साथ सारी स्मृतियां उनको थी और जिस ढंग से बात करते थे। और अभी मैं जब सुनीलम जी और विजय प्रताप जी से उनकी बातचीत होते हुए देख रहा था, तब 101 साल की उम्र में भी उनकी स्मृति उतनी एकदम बनी हुई है। तो आज उनका यहाँ होना हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है कि पूरा एक शताब्दी का पूरा सफर करके और उस विचार के साथ जीते हुए उन्होंने सारा काम किया। तो हम सबके लिए वो प्रेरणा की बात है। तो मुझे कहा गया था कि जो मधुलिमी जी की किताब है, एक ज्ञान मार्गी विद्रोही, डॉक्टर अंबेडकर एक चिंतन, उस पर मैं अपनी बात रखूं। मेरे लिए ये दूसरी किताब थी जो मैंने बाबा साहब पर पढ़ी। पहली जो किताब मुझे पढ़ने को मिली वो दत्तोपंत ठेंगड़ी, जो आरएसएस के प्रचारक थे, उन्होंने जो फूले और बाबा साहब अंबेडकर पर लिखा, सामाजिक न्याय की यात्रा करके, वो एक लंबी श्रृंखला थी। उसमें जो कुछ उन्होंने बाबा साहब पर लिखा वो मैंने वहां पढ़ा। और फिर जब मैं वहां से बाहर आया उस संगठन से, तो दूसरा जो मुझे पढ़ने को मिला वो किताब के रूप में नहीं था, लेकिन ये किसी मैगजीन में एक बड़े लेख के रूप में ये छपा और बाद में ये किताब के रूप में भी आया। तो इस किताब ने, मुझे लगता है कि ये जब पढ़ी मैंने, तो एक सम्यक दृष्टिकोण क्या हो सकता है बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के, वो विकसित करने में इससे काफी मदद मिली। और इसकी भूमिका में भी
तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री ने ये लिखा कि ये पूजा भाव से मुक्त होकर के डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व की विवेचना करती है किताब। और निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा वो आप जब जैसे जैसे आगे पढ़ते हैं तो वो पाते हैं कि ये बिल्कुल उसके साथ न्याय हुआ है और बहुत तटस्थता भी है इसमें और पूरा एक तरीके से निचोड़ भी बाबा साहब अम्बेडकर के राइटिंग्स और स्पीचेस का अध्ययन करने के बाद एक तरह की कुंजी की तरह ये किताब है कि आप इसको एक प्राइमर की तरह भी पढ़ सकते हैं ताकि उसके जरिए आप जान सकें कि किस तरीके से उसको। और ये न केवल एक समालोचना है बल्कि ये कई मायनों में उनके जो विचार हैं उनको अलग अलग हिस्सों में बांट करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करती है। तो आज जबकि कोई भी आंदोलन अब केवल आक्रोश और जयकारा और पूजा भाव ही हो गया है और उसमें उस व्यक्ति का पूरा विचारिक हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर तो नायक पूजा के विरोध में बात करते हैं। वो कहते हैं कि लेकिन अब पूजा भाव तो आप देख रहे हैं कि अभी तो हालत किस तरह की है। तो कई बार तो ऐसा लगता है कि अंबेडकर युग का कुछ भक्ति काल चल रहा है जहां पर पूरे भक्ति भाव में ही सब लोग हैं। तो गमछा लगाया और जयकारा किया और बस उतना ही। तो मैं इस बार गाजियाबाद में 14 अप्रैल के लिए आया। प्रोफेसर विनोद वर्मा भी बैठे हैं, वो भी हमारे साथ थे और हम जिस बड़े पार्क में कार्यक्रम के लिए आए हुए थे वहां सबसे बड़ी मूर्ति उस इलाके की है और हर 10 मिनट में एक डीजे पर एक शोभा यात्रा आती है। तो वक्ताओं के लिए उसमें से डीजे बंद होगा तो वो जो 5-4 मिनट मिलते हैं उसमें थोड़ी बात करनी है आपको और वो बात शुरू करेंगे तब तक दूसरा डीजे आ जाएगा। तो ये स्थिति लगभग ये हो गई है कि आप विचार की बात करने की अब स्थिति बची नहीं है। तो ये जो प्रदर्शन है उस प्रदर्शन ने किसी भी महापुरुष के दर्शन को बहुत एक तरीके से भटकाव की स्थिति में ही पहुंचा दिया होता है। हालांकि वो अच्छा भी लगता है कि ये इस रूप में हो, देश विदेश में चीजें हो रही है, छोटे गांव से लगा करके शहरों तक में बड़े जयंती समारोह मनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर एक स्थिति बन जाती है जब इवेंट्स ही मुख्य हो जाते हैं, आयोजन करना ही सब कुछ हो जाता है और फिर बाकी चीजें छूट जाती है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे दौर में इस तरह की किताबों का होना मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों के बीच में ये किताब नहीं है। मुझे लगता है कि समाजवादी साथियों के बीच में तो जरूर इस किताब के बारे में जानकारी होगी ही, क्योंकि आप सब लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, आप उस धारा से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन बाकी जो आम लोग हैं उसके बीच में ये किताब उतनी लोकप्रिय नहीं है, अवेलेबल भी नहीं है। तो पहला तो मेरा यही एक निवेदन है कि जो लोग जुड़े हुए हैं और इसके वास्तव मूल प्रकाशक जो भी हैं उनसे आप जरूर ये कहें कि इस किताब की अवेलेबिलिटी ज्यादा बढ़ सके तो ये बहुत ही अच्छी किताब के रूप में बन के आएगी। तो डॉक्टर अंबेडकर को जैसे मधुलिमी कहते हैं कि एक ज्ञान मार्गी विद्रोही, ये टाइटल है। ऊपर सबसे पहला जो टाइटल है वो एक ज्ञान मार्गी विद्रोही और फिर नीचे डॉक्टर अंबेडकर एक चिंतन। तो और फिर शुरू में ही वो उनको एक सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में निरूपित करते हैं और वो ये मानते हैं कि 20वीं सदी के जो प्रथम 60 वर्ष हैं उन 60 वर्षों में जो भारत में अनेक महान व्यक्ति हुए उसमें डॉक्टर अंबेडकर एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में हैं। और लीमे जी की खासियत ये है कि वो न केवल डॉक्टर अंबेडकर के पूरे विचारों को निरपेक्ष भाव से विवेचना करते हैं बल्कि उसमें समाजवादी धारा के नेताओं, कार्यकर्ताओं, आंदोलनों का क्या हस्तक्षेप है और क्या हस्तक्षेप नहीं हुआ उस बात को भी वो आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं और जहां जहां कुछ कमी है, भूले हैं, उसको भी पूरी तरीके से ईमानदारी से स्वीकार करते हुए
उसके बारे में भी बात करते हैं। तो वो ये भी कहते हैं कि शुरुआती दौर में जो डॉक्टर अंबेडकर के जाति विषयक विचार थे उसको समाजवादी धारा के आंदोलनों ने गंभीरता से नहीं लिया। और वो ये भी लिखते हैं कि चूंकि, और ये तो आम डिस्कोर्स है ही, वर्ग और जाति का जो विमर्श है वो अभी भी चलता रहता है। मैं 3 दिन पहले जम्मू में एक कार्यक्रम में सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय के उसमें गया। वहां पे जब हम बात कर रहे थे भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर और फुले की, तो जाति पर बात आई और वर्ग पे थोड़ी कम बात आई। तो एक कॉमरेड उठ के खड़े हुए और उन्होंने फिर पूरी मेरी क्लास ली कि आपको कुछ समझ ही नहीं है, आप लोग जाति 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 करते रहते हैं। तो मुझे लगता है ये वर्ग और जाति का जो विमर्श है ये बस ऐसे ही चलता रहता है और अंततः कभी कोई स्वीकार करता है, फिर कई सालों के बाद में कोई कहता है जी हमारी भूल हो गई, ये समय पे होना चाहिए। पर ये अब वो दौर है जहां पे मुझे लगता है कि समाजवाद और अंबेडकरवाद को एक साथ आने की जरूरत है। और मधु नेमिये जी को मैं सोचता हूं कि वो संगम है इन दोनों के बीच का, एक सेतु के रूप में है जहां दोनों ही धाराएं एक साथ आकर के चीजें कर सकती है। और असहमति तो निश्चित रूप से है ही, उसमें क्या दिक्कत है। हम तो उससे भी आगे बढ़ के कह रहे हैं। रमाकांत जी बैठे हुए हैं, आपने ITM यूनिवर्सिटी में वहां पर गांधी अंबेडकर समन्वय की संभावनाओं पर 3 दिवसीय कार्यक्रम किया। हम लोग उसमें भी गए और वहां भी बातचीत की। हम तो उससे आगे बढ़ के कह रहे हैं कि ये दौर ऐसा है जहां पर समाजवादी, अंबेडकरवादी, गांधीवादी, मार्क्सवादी और भी जो लोग हैं उन सब लोगों को अपनी अपनी जो भी असहमतियां हैं उनको थोड़ा स्थगित करते हुए एक साथ जो भी साझे मिलन बिंदु हैं उनको सोच करके आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि इस दौर में जहां जिनसे लड़ना चाहिए उनसे लड़ने के बजाय हम आपस में अगर लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि कोई वो लड़ाई का कोई मायने नहीं रहेगा। ये तो हमारी छोटी छोटी लड़ाइयां हैं, हम बाद में भी लड़ सकते हैं। और ये लड़ाइयां नहीं है, दरअसल ये असहमतियां हैं। और असहमतियां लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, वो बनी रहनी चाहिए। और वो तो आजादी के दौर में और बाकी दौर में बहुत भयंकर किस्म की असहमतियों के बावजूद भी संवाद था। आज वो मुझे लगता है कि संवाद वाली स्थितियां बहुत ही कमजोर हैं। उत्तराखंड की बात आपने कही कि गैर दलित और दलित वाला, हमने राजस्थान में एक प्रयोग किया क्योंकि हमारे यहाँ एक सामंती पूरा स्टेट है और घोड़ी पर बैठना विशेष समुदाय ये मानते हैं कि हमारा विशेषाधिकार है। तो शादी ब्याह के दौरान गुड़चड़ी जब होती है, दूल्हा दुल्हन जब घोड़ी पर चढ़ते हैं तो उसको लेकर के बहुत पंगा चलता रहता है। अभी कल ही की खबर पड़ी होगी, उदयपुर में तलवारें चल गई घोड़ी पर बैठने को लेकर के, दलित घोड़ी पर कैसे बैठ सकता है। तो 17-18 जिले राजस्थान में ऐसे हैं जहां शादियों का जब सीजन होता है तो हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का एकमात्र काम ये बच जाता है कि घोड़े पर बैठाओ और उनकी सुरक्षा करो। और वो ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि बहुत ही मतलब आप सीन की कल्पना करें कि एक दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ है और 50 लोग उसके बाराती हैं और 300 उसके चारों तरफ पुलिस वाले हैं। तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई दूल्हा है, बल्कि ऐसा लगता है कि कोई दुर्दांत अपराधी है जिसको पुलिस पकड़ करके ले जा रही होगी। और मध्य प्रदेश में तो रतलाम में ऐसी स्थिति आई जहां पे घोड़ी पर बैठे हुए दूल्हे के माथे पर सेहरा उतार करके और हेलमेट लगाना पड़ा, क्योंकि ऊपर से कोई पथराव नहीं करते। नीचे तो पुलिस वाला बचा लेगा, लेकिन अगर छत से कोई पथराव करेगा तो वो कैसे बचेगा। तो ये सारी चीजें चलती रहती है हमारे यहाँ राजस्थान में। तो हमने सोचा है कि कानून अपना काम करता है, लेकिन जो समुदाय घोड़ी से उतारने का काम करते हैं और जो प्रमुखता से आगे रहते हैं, क्या उनसे बातचीत हो सकती है। और फिर हमने ये बातचीत करने की कोशिश की तो हमने पाया कि उन जिलों में क्षत्रिय समुदाय के लोग जो हैं वो सर्वाधिक विरोध में खड़े होते हैं। तो हमने क्षत्रिय समाज की कुछ सभाओं से बातचीत करने का तय किया। तो पहले तो हमने ये तय किया कि ये सेनाएं जितनी भी है, वो जाति के नाम पे बनी हुई सेनाएं हैं, किसी महापुरुष के नाम पे बनी हुई सेनाएं, धर्म के नाम पे बनी हुई सेनाएं हैं, इन सेनाओं से हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेनाएं तो बड़ा अजीब किस्म का काम करती है, तो इनके साथ तो बात ही क्या कर सकते हैं। तो उनमें कौन से ऐसे संगठन हैं जो थोड़ा ठीक से बात कर सकते हैं। तो एक कोई क्षत्रिय युवक संघ हम खोज पाए। हालांकि वो क्षत्रिय युवक संघ का भी इतिहास ऐसा था कि वो उसके जो संस्थापक थे वो RSS में थे, नागपुर में वकील थे तन सिंह, और वो वहां से इस बात पर उनका डिफरेंस हुआ कि उन्होंने ये कहा कि हम क्षत्रिय तो
सभी धर्मों में हो सकते हैं, केवल हिंदू ही नहीं हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, और भी सिखों में भी हो सकते हैं, बाकी में भी हो सकते हैं। इस बात को लेकर उनके बीच में कुछ मतभेद हुआ और उन्होंने अपना एक क्षत्रिय योग संघ बनाया। तो उनका पैटर्न वैसा ही है, शाखाएं लगाते हैं, वो सब कुछ वैसा ही चलता है, लेकिन उनका प्रभाव काफी है नीचे, बहुत जबरदस्त वाला। तो हमें लगा कि इनके साथ क्या थोड़ी ठोस बातचीत हो सकती है क्या। तो एक दलित आदिवासी क्षत्रिय संवाद किया गया। कैलाश जी यहाँ बैठे हैं, वो भी उसका हिस्सा थे। तो एक दिन पूरा रखा गया और बीबीसी के जर्नलिस्ट थे, अभी डेथ हो गई उनकी, नारायण बारेट, उनको हमने एज ए जूरी बीच में बिठाया। हमने कहा भाई अब दो विपरीत विचार के लोग इकट्ठा आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लड़े, तो आप बीच में बैठिए तो थोड़ा कम से कम थोड़ी बातचीत ठीक से होगी। तो आधा दिन पूरा इसमें लगा कि हमारी आपसी असहमतियां क्या है। तो हमने कहा खुल के निकाल लीजिए, आपके मन में भी जितना कुछ है और हमारे भी मन में कुछ है, तो उन सारी चीजों को। और चूंकि ओपनिंग में उन्होंने मुझे बात करने का अवसर दिया, तो हम चूंकि दो तरह की चीजें ले गए थे वहां पार्टिसिपेंट के लिए। एक तो एक बुद्ध की तस्वीर ले गए और एक भारत का संविधान ले गए। तो मैंने वहां उनसे पूछा कि भाई जब भी शादी का सीजन आता है और आप लोग पूरा दमखम लगाते हैं घोड़ी से उतारने के लिए, तो क्या कोई घोड़ियों की तरफ से, घोड़ियों के संगठन की तरफ से कोई चिट्ठी मिली है आपके समाज को कि हमारी इज्जत की रक्षा करो, क्योंकि ये जब बैठते हैं तो हमको कांटे चुभते हैं और आप जब बैठते हैं तो बहुत फूल जैसे लगते होंगे। तो ऐसा कोई आया आपको पत्र, इसकी वजह से आप ये कर रहे हैं, या फिर आप अपने आप ही करते हैं? तो इस नोट के साथ बातचीत शुरू हुई। और फिर मैंने उनको ये भी कहा कि जब भी हम सोशल मीडिया पे जय भीम नमो बुद्धाय लिख देते हैं, तो आपके लोग फिर नीचे लिखते हैं कि बुद्ध भी तो क्षत्रिय थे। तो मुझे लगा कि आज क्षत्रियों को उनका बुद्ध लौटाने का वक्त आ गया, तो हम ले आए हैं ये बुद्ध, तो आपको हम देना चाहते हैं। और अगर बुद्ध और महावीर जैसे क्षत्रिय थे, तो फिर ये कोई आनंद पाल पता नहीं कौन कौन से लोग हैं जिनको आप अपना नायक मानते हैं। तो जिनको नायक दुनिया मानती है उनको नायक मानिए, तो लीजिए अपना बुद्ध और ये ले लीजिए। तो थोड़ा ऐसे बातचीत शुरू हुआ। और दोपहर के बाद में फिर आधा दिन शिकायत वगैरह सब हो गया। तो बाद में साझे मिलन बिंदु क्या हो सकते हैं, उस पर बातचीत हुई और वो बहुत ही अद्भुत सेशन था। उससे पहले एकदम फायर था, एकदम लग रहा था कि कहीं ऐसा नहीं कि एक दूसरे को मारकूटी कर दे लोग, लेकिन दोपहर बाद माहौल पूरा बदला हुआ था। वही लोग बता रहे थे कि किस तरह के रिश्ते हैं, किस तरह की चीजें चल रही है, सारी चीजें। और उसके बाद में अंततः शाम को एक जयपुर चार्टर डिक्लेयर किया गया और उसमें कई सारी चीजें लिखी गई कि हम एक दूसरे के जो आदर्श हैं उनको गाली गलौज करना, या सोशल मीडिया पे ये जो भाषाई संयम हमने खो दिया है, इन सब चीजों के बारे में अपना विचार को बदलेंगे, एक दूसरे की चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे और संवाद से रास्ता बनाएंगे। और जहां भी कानूनन कुछ भी गड़बड़ हो रहा है वहां तो कानून काम करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आप मारपीट करेंगे तो हम बैठ करके कोई समझौता करने के लिए आएंगे, वो तो काम कानून करेगा। लेकिन कोशिश ये करें कि समाज में ये माहौल बने। हालांकि हम जयपुर से नीचे नहीं ले जा पाए, लेकिन वो लोग 17 जिलों में इस संवाद को नीचे तक ले गए। और उस समय उनके जो अध्यक्ष थे कुछ 80 साल के भगवान सिंह रोल साहब सर, उन्होंने संविधान की किताब को ऐसे हाथ में लिया और उन्होंने कहा मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने इस किताब को आज हाथ में लिया, क्योंकि जब भी मैं इसको देखता था तो मुझे लगता था कि इसने हमारा राज छीन लिया, हमारी जमीनें छीन ली, हमारा विशेषाधिकार छीन लिया। तो मेरे को इसको देखते ही प्रतिक्रिया उठती थी। लेकिन आज जब बात की, आप लोगों ने बात की और हमारे लोगों ने भी बात की, तो मुझे लगा कि ये देश और समाज तो इस किताब से चलेगा, और इससे चलेगा तो फिर हम मिल बैठ के क्या कर सकते हैं। फिर उन्होंने युवाओं का अलग से एक संगठन बनाया उनके समुदाय का, और उसका तीसरा उद्देश्य लिखा भारत के संविधान को पढ़ना, समझना और उसके अनुरूप आचरण करना। तो मुझे लगता है कि मैं ये इसलिए आपको कह रहा था कि संवाद में एक ताकत है और संवाद में ही समाधान हमें ढूंढना पड़ेगा। और वो संवाद बाहर कहीं करें उससे पहले तो हम आपस में संवाद तो करें। तो इस समय वो संवाद की सर्वाधिक जरूरत मुझे लगती है। तो आपने जो संवाद की शुरुआत की, ये इसके लिए मैं आपको समाजवादी समागम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि मधुलिनी जी ने डॉक्टर अंबेडकर एक चिंतन किताब लिख करके एक बहुत बड़ा काम किया है और एक बहुत ही बेहतरीन ब्रिज हमारे बीच में
स्थापित किया है, जहां समाजवाद और अम्बेडकरवाद एक साथ आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।